हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी त्रिपरवानी इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको बताऊंगी माय डेविल लवर का पार्ट 24। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि जेके के ऊपर हमला होता है और ते जेके से अपने कार के शीशे को साफ कराता है और बहुत ही रूडली। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ते जो कि जेके से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे खुद ही नहीं पता क्यों कब से ते वहाँ से निकलने के बाद अब तुरंत ही त्रिशा को लेने जाता है। त्रिशा के पास पहुँचने पर ही उसे पता चलता है कि ये सब बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ है और तुरंत ही वो त्रिशा के पास जाता है। त्रिशा के पास जाने के बाद जेके उससे पूछती है कि तू सच बता, तू ही थी ना वो? तो फिर त्रिशा जो कि कहती है कि नहीं, मैं नहीं थी। जेके वो वीडियो दिखाती है तो ते भी शौक हो जाता है और अगले पल ते कहता है कि वो देखो, उसकी गर्दन में थोड़ा सा फूला हुआ है, इसका मतलब इसने नकाब लगाया है, ये त्रिशा नहीं है। अब जेके को भी बिलीव हो जाता है। ते जो कि त्रिशा के पास आता है और कहता है कि अभी उसे कुछ मत बताना। अब बहुत ज़्यादा ही हम देखते हैं यहाँ पर जेके जो कि ये सब चीज़ें सोच रही होती है, क्योंकि उसने सब कुछ अब पहले से ही सिरे से शुरू किया है आशिक की मौत को देखने के लिए, उसकी कातिल को ढूंढने के लिए। इस वजह से वो त्रिशा को इस तरीके से बोल रही थी जैसे कि उसके दुश्मनों को ये लगे कि वो अपनी बहन से नफ़रत करती है और वो उसे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये सब ते का ही प्लान होता है। ते जो कि अपनी ज़िंदगी से हार चुका था, वो अपने प्यार को अब पाना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार करने लगा था और जब भी जेके उससे नफ़रत से बात करती थी तो वो उसे किस करके, उसे प्यार से समझाकर, उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहता था कि अगर तुम चाहो तो मुझे सज़ा दे सकती हो, मुझे मरना कबूल है। तो फिर जेके भी कुछ नहीं कहती है और कहती है कि हाँ, तुम्हें तो मैं जिसकी सज़ा ज़रूर दूंगी। यहाँ पर ते जो कि अपनी प्यारी सी जेके को देखकर अपना कंट्रोल खोने लगता है और वो उसे किस कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार से पेश आ रहा था। जेके भी न जाने क्यों उसको रिस्पॉन्स कर रही थी। ते ये जानता है कि जेके भी उसे प्यार करती है, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसने जो उसके साथ पास्ट में किया है उसको बहुत ज़्यादा ही अब उसके लिए बुरा लगता है। ये सब बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है। ते ने ये सब सिर्फ हॉबी के लिए किया होता है, हॉबी ने उससे करने को कहा होता है, लेकिन हुआ तो जेके के साथ था और इसलिए जेके उससे माफ़ नहीं करना चाहती। अगर उसने हॉबी के कहने पे वो सब किया होता तो फिर वो उसे माफ़ कर देती, लेकिन पार्टी वाले दिन जो कुछ भी हुआ वो उसमें ते की मर्ज़ी थी और उससे जेके के जो कि बहुत ज़्यादा ही जेके के शरीर को नुकसान पहुंचा था। और अब जो कि जेके जो कि अब तेक से अपना बदला लेने के लिए पूरी तरीके से उतारू है, तो ते भी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो भी अब चुपचाप उसको वो सब करने देता है जो वो करना चाहती है। यहाँ पर ते देखता है जेके बहुत ज़्यादा ही अब सच के करीब जा रही थी, तो फिर जो जेके की छोटी सिस्टर होती है वो भी अब ते के अपार्टमेंट में गई होती है और ऐसे ही रात वाले दिन ते उसे घर से बाहर निकाल देता है और ये सब बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है, क्योंकि वो लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं, अपनी भाभी का कुछ ज़्यादा ही साथ दे रहे होते हैं। ये सब ते को जैसे पसंद ही नहीं था और वो उन दोनों को ही घर से बाहर निकाल के कहता है कि डायरेक्ट तुम लोग किम मेंशन जाओगे। अब वो लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार से किम मेंशन के लिए निकलते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पता चलता है कि ते की छोटी सिस्टर कहीं मिल ही नहीं रही है। ते भी परेशान होकर किम मेंशन जाता है, तो फिर उसके डैडी से चिल्ला के कहते हैं कि कहाँ है,
श्रुति कहाँ है? कहाँ रख के आए हो तुम उसे? कहाँ कैद किया है तुमने? तुमसे आखिर उम्मीद ही क्या की जा सकती है? तुम्हारे दुश्मन ही इतने हैं कि मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। ते यहाँ पर अब कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुनता है। तभी हॉबी आके बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहता है कि तुमने ही उसे गायब किया है, मुझे पता है। तो फिर जेके आके कहती है, अच्छा तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है ये मैसेज। इससे ये पता चलता है कि कल रात वो मेरे साथ थी और मुझसे बात कर रही थी, और वो उसका जो भी किडनैप हुआ है वो सुबह ही हुआ है। तो इसलिए तुम मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। इससे अब हॉबी, जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है, और सेकंड प्योन की नज़रों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर मिसेस किम और मिस्टर किम। यहाँ पर देखिए दादा भी होते हैं। इस वजह से हॉबी को मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, उसको मार मार के अधमरा कर देते हैं। यहाँ पर ते और जेके तुरंत ही अपने घर आते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक दिन हो गया था और श्रुति की कोई खोज खबर नहीं थी। श्रुति जो कि अब लापता थी, इस वजह से ते और जेके बहुत ज़्यादा ही शॉक थे और वो तुरंत ही उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं, अपने आदमियों को भेजते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। यहाँ पर सारी सिचुएशन उल्टी पुल्टी हो रही थी। जेके जो कि अपना सामान पैक कर रही थी, ते उस रूम में आता है, उसके पैर में चोट लगी होती है, जो कि उसने जेके को अपनी वो चीज़ देने का वादा किया था। उसके झगड़े के चक्कर में उसके पैर में चोट लगी होती है और वो उसके बिना बहुत ज़्यादा ही वीकनेस हो गई थी। इस वजह से जेके उससे कहती है कि आप आराम करो, थोड़ी देर में हम जो कि कार से जाएंगे, और जेके उसके लिए व्हील चेयर भी ले आती है। आर्मीज जो हमने पहले स्टोरी में सुना, पहले स्टार्टिंग में, वो सब ते सोच रही थी, क्योंकि वो अपने पिछले सब चीज़ों को सोच कर ही आगे बढ़ी है। और उसने जेके ने जब हॉबी के बारे में उसे पता चला, तब से ही वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई थी और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से अब वो आसी के कातिल को ढूंढ रही थी। और ये सब जो आसी के कातिल होते हैं, वो जो कि छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो छुप नहीं पाते जेके की नज़र से। और जेके जो कि अब उसके पास पहुंच रही थी, जिस वजह से ते को डर लग रहा था, क्योंकि वो जेके को खोना नहीं चाहता था। और एक बात और, ये सब बहुत ज़्यादा ही भयानक होने वाला है। आगे आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। चलिए पहले हम श्रुति को ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर सब तैयार हो जाते हैं। ते जो कि पूछता है कि आखिर श्रुति कहाँ है, तो फिर जेके कहती है कि हाँ, वो जो कि फॉरेन कंट्री में है और हमें वहाँ जाकर उसे ढूंढना होगा। उसने मुझे मैसेज किया था कि वो एयरपोर्ट पे मिलेगी, तो हमें जल्दी चलना होगा। यहाँ पर ते का प्राइवेट जेट रेडी होता है और इसमें ते के छोटे भाई को बैठना अलाउड नहीं होता है। आज से पहले वो कभी इस प्लेन में बैठा नहीं है, तो आज जब उस प्लेन में बैठने जा रहा होता है, तभी ते और जेके जो कि उसे घूर रहे होते हैं। जेके इस प्लेन को देख के शॉक हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत और लग्जेरियस था। वहीं उसका छोटा भाई ये भी देख के शॉक हो जाता है कि भाई कितने ज़्यादा मेहनत से इस प्लेन को खरीद कर उड़ने आते हैं, और इन्होंने एक बार भी मुझे इसमें बैठने नहीं दिया। यहाँ पर जेके से वो कह देता है ये बात कि आप लकी हो कि आपको भाई ने इसमें बैठने दिया, और शायद मैं भी, क्योंकि आज से पहले उन्होंने मुझे कभी इसको देखने तक की परमिशन नहीं दी थी। यहाँ पर ते जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, तो जेके कहती है कि तो फिर तुम भी अपने भाई की तरह खूब सारे पैसे कमाओ और खुद के लिए इससे भी अच्छा और बेटर प्लेन लो, जिससे तुम्हारे भाई को भी कोई दिक्कत ना हो, ना ही वो कभी तुम्हें रोके इन सब चीज़ों के लिए। अब वहाँ पर उसके छोटे भाई का मुंह बन जाता है कि उसकी भाभी भी उसे अब ज्ञान दे रही है, इसलिए वो मुंह बनाकर अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। तो बहुत ही प्राउडली अपनी वाइफ को देखता है, क्योंकि उसे अब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि वो अब अपनी बीवी के साथ खुश है और उससे प्यार करता है। यहाँ पर
उसके पास युंगी भी आता है। युंगी जो कि जब उसने खुद की सुसाइड की थी तब जाके उसने एक नोट दिया था जो कि उसने अपने होटल में छोड़ा था। उस होटल के मैनेजर ने लाकर तेग को स्पेशली वो लेटर दिया था, क्योंकि उस लेटर को बहुत ज़्यादा ही डीपली और इस तरीके से लिखा गया था कि मैनेजर उसे सिर्फ तेग को ही देना चाहता था और किसी के हाथ में नहीं। ये युंगी का ऑर्डर था इस वजह से। और जब ते उसे ओपन करता है तो वो पूरा माजरा उसे तब समझ में आता है। इसमें लिखा होता है कि ते हमारी जो लैब है उसमें से वो केमिकल जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जिससे लड़कियों की उम्र बढ़ जाती है, वो केमिकल चोरी हो गया है। और तो और हमारे आसपास के इलाकों में इतना ज़्यादा लड़कियों की किडनैपिंग हो रही है, उन्हें सेल किया जा रहा है। और तो और वो अब जवान हो चुकी हैं तो उन्हें का पता भी नहीं चल रहा है कि वो कैसे अब खोजी जाएं। इस वजह से हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो मिल ही नहीं पा रही है। यहाँ पर अगर मैं अपनी आत्महत्या नहीं करता तो खतरा तुम तक पहुँच जाता है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त। और वो केमिकल अपने ही किसी आदमी ने किया है और वो केमिकल जब से चोरी हुआ है तब से बहुत ज़्यादा ही तबाही मच चुकी है। तुम्हारे नाम की बदनामी हो रही है, लेकिन हमने ये खबर लीक होने से बचा लिया, मैंने और ध्रुव ने। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ रही है यहाँ पर। अब बहुत ज़्यादा ही चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। तेने जब उस लेटर को पढ़ा था तब से ही उसे लगा कि अब उसे पूरे माजरे को समझना पड़ेगा। इस वजह से वो अब बहुत ज़्यादा ही टेंशन में रहने लगा था कि आखिर वो कैसे इन सब को बचाए। अब यहाँ पर उसने जब श्रुति को ढूंढा, अच्छा सभी के सभी प्लेन में बैठते हैं तो फिर ते जो कि उस प्लेन में अपने रूम में जाता है, जेके को अलग रूम में दिया जाता है कि ते के रूम में जाना अलाउड नहीं होता उसे। और यही सब जेके को भी अच्छा लगता है, आखिर वो उस आदमी के साथ कैसे रहेगी। यहाँ पर जब वो अपने रूम में जाती है तो एक असिस्टेंट को मैसेज करके पूछती है क्या तुम्हारे सर ठीक हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने उन्हें बाहर निकले हुए नहीं देखा है। तो फिर असिस्टेंट मैसेज करके पूछता है कि हाँ सर बहुत ही ज़्यादा थक गए थे तो आराम कर रहे हैं। अगर बीबी तुम्हें मेरी इतनी ही याद आ रही है तो मैं आ जाता हूँ ना। तुरंत ही वो इस मैसेज को पढ़ के फ़ोन रख देती है, लेकिन अगले ही पल उस मैसेज को ओपन करती है तो उसमें लिखा होता है बीबी तुम्हें मेरी इतनी याद आती है तो मैं आ जाता हूँ ना। अगले ही पल उसका गेट खुलता है, ते जो कि लंगड़ाते हुए उसके पास आता है। ते को देखकर शेकी की तो सांसें अटक जाती हैं। ते जो कि उसके पास आता है और उससे कहता है कि क्यों ना बीबी आज साथ में सफ़र किया जाए, वैसे भी बहुत दिन हो गए कि साथ में हम कहीं रुके नहीं। और वो तुरंत ही शेकी की गोद में सिर रख कर सो जाता है। शेकी जो कि शौक थी उसके इस एक्शन से और वो उसे दूर ढकेलना चाहती थी, लेकिन वह ढकेल नहीं पाती क्योंकि तेने उससे कहा था कि कम से कम सुकून से सो लेने दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। और इसलिए शेकी भी कुछ नहीं कहती है। यहाँ पर ते क्योंकि जेके को देख रहा था, शेकी मदहोश हो जा रही थी उसकी आंखों में देखकर। ते जो कि धीरे धीरे उसके क्लोज आता है और उसे किस करने लगता है। जेके भी रिस्पॉन्स करने लगती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन बढ़ती जा रही थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी एक आदमी आके कहता है सर हम पहुंच गए हैं। और ते और जेके अपने सेंस में आते हैं। ते को तो बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका प्राइवेट मोमेंट जो डिस्ट्रॉय हो चुका है और यही सब बहुत ज़्यादा ही उसे ख़राब लगता है। ते जो कि जेके से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये सब में जेके का भी हाथ है, वो हॉबी का साथ दे रही है इस वजह से, ना कि आशी की मौत के चक्कर में। उसे ऐसा लगता था कि हॉबी से मिलकर जेके भी उसे चीट कर रही है, उसे धोखा दे रही है। लेकिन जब उसे ये रियलाइज़ होता है
कि जेके को कुछ नहीं पता है, और तो और हॉबी ने उसके साथ इतना गंदा घटिया काम इसलिए किया क्योंकि उसे ये लगता था कि ते ने उसे सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर जेके बेचारी इन दोनों भाइयों के बीच में फंस चुकी थी। जब उसे ये पता चलता है कि हॉबी ने उसके साथ ये इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था कि वो ते के साथ मिली है, और ते ने उसके साथ ये इसलिए किया क्योंकि ते को लगता था कि जेके हॉबी के साथ मिली है। लेकिन इन दोनों भाइयों में से किसी की इतनी मजाल नहीं हुई कि एक बार उससे पूछ तो ले कि क्या वो हॉबी या फिर ते को इस तरीके से जानती है भी या नहीं। लेकिन इतना ज़्यादा बुरा करने के बाद भी ते जिस तरीके से गिल्ट महसूस कर रहा था, हॉबी को तो बिल्कुल भी उसका 1% भी महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ पर सिचुएशन तब खराब हो जाती है जब हॉबी जेके को बदनाम करने के लिए इस हद तक गिर जाता है कि उसको उसकी इज्जत की भी कोई फिक्र नहीं होती है। ओके आर्मी, जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। और ये पार्ट लॉन्ग हो गया है तो फिर आप लोग इसे एंजॉय कीजिए और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि ते और जेके जल्दी मिलने वाले हैं और इस तरीके की लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ही अब आगे बढ़ेगी। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। और इस स्टोरी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो फिर वो तो कन्फ्यूज़न रहेगी ही, बिकॉज़ ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी कन्फ्यूज़न ही है। इस स्टोरी में तो हम लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि कौन क्या है, लेकिन वो जो असली गुनहगार है वो बहुत ज़्यादा ही डेंजर है। इस वजह से ते जो कि जेके को बचाना चाहता है और अपने फैमिली को भी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही अब परेशान हो जाता है जेके के लिए। और आगे चल के आप लोगों को बहुत कुछ सुनना है। तो बाय यार, मिस सरांगे, लव यू सो मच।